हम कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित है और संसद। हमने कार्यपालिका के अंतर्गत पूर्व में राष्ट्रपति का अध्ययन किया। इसमें हम उसके अलावा उपराष्ट्रपति का अध्ययन किया। उप प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए थे। उनकी मृत्यु 1950 में हो गई थी। फिर नेहरू ने किसी को डिप्टी पीएम नहीं बनाया था। इंदिरा गांधी ने 1967 में मोरारजी देसाई को डिप्टी पीएम बनाया था। उन्होंने 1969 में इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी देसाई ने 1977 में 2 डिप्टी पीएम बनाए, चरण सिंह और जगजीवन राम। 1979 में जनता सरकार चली गई और चरण सिंह पीएम हो गए और फिर कोई डिप्टी पीएम नहीं बना। वीपी सिंह ने देवीलाल को 1989 में डिप्टी पीएम रखा। 1 साल बाद वे भी आउट हो गए। अब वाजपेयी ने आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया। इन उदाहरणों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि कोई पीएम डिप्टी पीएम नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो एक प्रकार से उसका विरोधी बन जाता है। लेकिन जब भी डिप्टी पीएम आता है तो परिस्थितियों के दबाव के कारण ही आता है। देवीलाल एक ऐसे डिप्टी पीएम बने जो बर्खास्त हुए। बेगम एजाज रसूल ने संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था। आर्टिकल 78 में पीएम के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। समय समय पर राष्ट्रपति से मिलना और उन्हें प्रशासन के मामलों, विधायन के प्रस्तावों की जानकारी देना। राष्ट्रपति को वो सूचना देना जैसी वो मांगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले में मंत्रियों के सामने रखें और मुझे उनकी राय से अवगत करवाएं। इसी का नाम है राष्ट्रपति की सूचना का अधिकार। ज्ञानी जैल सिंह एक समय राजीव गांधी की वैज्ञानिक सलाहकार थे। आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्टिकल 77 में हमने देखा कि भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, अर्थात कार्य भले प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करेगी, किंतु राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा शासनाध्यक्ष है। राष्ट्रपति हमारा राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री हमारा शासनाध्यक्ष होता है। 77 में राष्ट्रपति प्रशासन चलाने और बांटने के नियम भी लागू करेंगे। 76 में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर और लीगल एडवाइज़र है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जो राष्ट्रपति के प्रसाद काल में काम करता है। इसलिए राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकते हैं, किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। उसकी योग्यता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता है। वो सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देता है और अगर उसे आमंत्रित किया जाए तो संसद में आकर किसी कानूनी मसले पर बोल सकता है। उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर है और इसलिए उसे वेतन भत्ते वही मिलते हैं जो कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं। वो देश की किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के सभी मुकदमे को ही देखता है। लेकिन वो निजी वकालत भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा केस नहीं ले सकता जो भारत सरकार के खिलाफ हो। चूँकि मुकदमे बहुत हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल की सिफारिश पर सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया जाता है और उसके नीचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन ये नियुक्तियाँ कानून मंत्री करता है। ये सभी लोग अटॉर्नी जनरल के ये कार्य करते हैं। संसदीय सचिव ये मंत्री नहीं होते हैं, पर मंत्री माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं, उन्हें पीएम नियुक्त करते हैं, शपथ दिला देता है। ये पद व गोपनीयता की शपथ पीएम के रूम में ही होती है और उसी को इस्तीफा दे देते हैं। संसदीय सचिव रखें या न रखें, ये पीएम की इच्छा पर निर्भर है। इन्हें कोई विभाग भी नहीं मिलता है और ये किसी बहुत व्यस्त मंत्री जैसे गृह मंत्री पीएम के साथ जोड़ दिए जाते हैं। मंत्री जो संसद में काम करता है उसी को ये संभालते हैं, इसलिए इन्हें संसदीय सचिव कहते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि संसदीय सचिव जो है वो रहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है संसदीय सचिव का इतना अधिक कार्य नहीं होता, ना ही इतना अधिक महत्व होता है। ये हमने कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले कुछ कार्य जो है वो पढ़े हैं।
अब आगे की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कार्य, उसका क्षेत्राधिकार, जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा, इन सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।